हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार और दीपक जीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। तो इससे पहले हम लोग पढ़े थे संविधान सभा के बारे में, क्या जो संविधान सभा कैसे अस्तित्व में आया, क्या प्रोसेस था, कितने प्रस्ताव आया, जिसमें से देखे थे अगस्त प्रस्ताव आया था, क्रिप्स मिशन आया था, कैबिनेट मिशन आया था। उस सब के बाद संविधान सभा अपने अस्तित्व में आ गया। अब संविधान सभा जब आ गया उसमें सीटों का बंटवारा भी हो गया था। कितना सीट था? 389। सॉरी, पहले नंबर की जो पिछले क्लास में हम 389 मतलब 398 लिख दिए थे, उसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। 389 सीट टोटल था। नीचे सही बंटवारा किए थे 296 और 93, लेकिन टोटल सीट कितना था? 389 था। टोटल 389 था, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो अब जब संविधान सभा आ गया अस्तित्व में, सीटों का बंटवारा आ गया, तब उसको चुनाव होना था। तो चुनाव जो संविधान सभा का जून जुलाई 1946 को संविधान सभा का चुनाव होता है। वैसे बहुत सारे बुक में जुलाई अगस्त भी दिया है, वैसे एम लक्ष्मीकांत में तो जुलाई अगस्त दिया है, तो उसको जुलाई अगस्त भी समझ सकते हैं। तो जून जुलाई या जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ था। कितने सीट पर? 389 सीट पर। 389 में देखें से 296 सीट और 93 सीट बंटवारा हुआ था, जिसमें 93 सीट किसको मिला था? देशी रियासतों को मिला था। इस 296 सीट प्रांतों इनके राज्यों में जो चुनाव हुआ था, इसमें 208 किसको मिला? कांग्रेस को मिला। 208 कांग्रेस को मिला। 15 अन्य सदस्य को जो स्वतंत्र रूप से जिसको लड़ा था अपने सीट पर, वो 15 अन्य को मिला। और 73 मिला मुस्लिम लीग को। 73 कितना मिला? मुस्लिम लीग को 73 मिला था। तो देखिए, जिसमें से संयुक्त प्रांत कितना? 55 सीट, मद्रास 49, और महिला को कितना मिली? 15 सीट। क्वेश्चन आता है कि जब संविधान सभा का चुनाव हुआ था तो कितनी महिलाओं को चुना गया था? तो 15 महिलाओं को। कितनी? 15 महिलाओं को चुना गया था। ठीक। देखिए, प्रांतों में जो प्रांत यानी कि राज्यों में जो चुनाव हुआ प्रांतों में, उसमें विधायकों को चुनना था। चुनाव जो है सो अप्रत्यक्ष हुआ, सीमित था और वयस्क मताधिकार था। अभी जो सार्वभौमिक मताधिकार है, उसमें सार्वभौमिक मताधिकार नहीं था। कौन कौन सिर्फ मताधिकार करता था? सिर्फ वयस्क मताधिकार मत डाल सकता था। उसके बाद देखिए, जो 93 देशी रियासतें थी, उसमें से किसी भी रियासत ने प्रारंभ में भाग नहीं लिया था। किसी भी रियासत का जो प्रतिनिधि भेजता था, तो रियासत के प्रतिनिधि प्रारंभ में किसी ने भाग नहीं लिया, लेकिन आगे चलकर कुछ रियासत प्रतिनिधि आ गए थे। किसमें? इस 93 सीट में प्रारंभ में किसी ने भाग लिया, लेकिन आगे चलकर रियासतों के प्रतिनिधि आ गए थे, जिसमें से एक प्रतिनिधि था कहाँ का? हैदराबाद का प्रतिनिधि, जो कभी भी नहीं आया था। हैदराबाद का प्रतिनिधि कभी भी संविधान सभा में नहीं आया था, उसने कभी भी भाग नहीं लिया था। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। कौन? मुस्लिम लीग। संविधान सभा का बहिष्कार किया, और 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधे कार्यवाही देखने डायरेक्ट एक्शन डे मनाया था। कब? 16 अगस्त 1946 को। मुस्लिम लीग का कहना था हमको अलग प्रांत बना दिया जाए, यानी कि उस पाकिस्तान का मांग कर रहा था। कौन? मुस्लिम लीग। और इसलिए उसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया, और जिसका कारण परिणाम हुआ कि बहुत ज़्यादा स्तर पर दंगे हुए थे और आगे दंगे होते गए थे। तो डायरेक्ट कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? 16 अगस्त 1946 को। किसने मनाया? मुस्लिम लीग ने मनाया, क्योंकि इसने संविधान सभा को नहीं माना था, बहिष्कार किया था, जिसका कारण हुआ कि 211 ही सदस्य उसमें भाग ले पाते हैं। परिणाम हुआ लेकिन इसने तो बहिष्कार कर दिया, लेकिन ये मुस्लिम लीग के बहिष्कार करने से थोड़ी संविधान सभा नहीं बनता। लेकिन परिणाम हुआ, रिजल्ट आया कि संविधान सभा अंततः भारतीय संविधान सभा का गठन हो गया था। भले मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया, लेकिन अंततः संविधान सभा का गठन हो गया था। देखिए, जब संविधान सभा का गठन हो गया, तब उसका पहले बैठक होना चाहिए। बैठक के बाद किसको क्या मिलना, क्या कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन उपाध्यक्ष बनेगा, कौन क्या बनेगा, इसका भी फैसला होना चाहिए। तब होता है इसका कार्य प्रणाली, इस सब आता है। तो कार्य प्रणाली देखिए, भारतीय संविधान की सभा की कार्य प्रणाली देखेंगे तो संविधान सभा की प्रथम बैठक, पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। जब पहली बैठक हुई थी तो उसमें सभी सदस्य लोग आए थे। उसमें डिसाइड नहीं कर पाए थे कि किसको अध्यक्ष बनाया जाए। ठीक। तो उसमें से सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। पेशे से वकील भी थे। तो लेकिन सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो उन्हीं को उपाध्यक्ष बना दिया जाता है। क्या? उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष नहीं, वो अस्थायी अध्यक्ष, क्योंकि उस वक्त डिसाइड नहीं कर पाया गया था कि किसको अध्यक्ष बनाया जाए, इसलिए वो अस्थायी अध्यक्ष यानी टेम्परेरी सच्चिदानंद सिन्हा जी को बना दिया जाता है। अब सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को बनाया गया, तो और किसी को क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि देखिए,
लोगों ने फ्रांस में एक चलन है कि जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रहता है उसी को अध्यक्ष का पद दिया जाता है। कौन जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रहता है उसी को दिया जाता है। वही संविधान के जो वहाँ जो चलन था उसी को फॉलो करके भारतीय संविधान सभा में भी सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। तो कौन बने अस्थायी अध्यक्ष? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसमें बता दिए थे मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था, जिसमें से 296 में से 211 मेंबर ही इसमें भाग ले पाया था। कितना? 211 मेंबर ही इसमें सीट, मतलब 211 मेंबर ही इसमें भाग ले पाया था, टोटल ने भाग लिया था। अब पहली बैठक के बाद 2 दिन तुरंत बाद दूसरी बैठक हो जाती। कब? 11 दिसंबर 1946 को। अब क्या होता है? 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती। क्या दूसरी बैठक? यानी 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी और 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है। तो दूसरी बैठक में क्या होता है कि अब अस्थायी, देखिए जब बैठक हुई है तो अध्यक्ष तो चुना जाना चाहिए। तो उस वक्त थे टेम्पररी अध्यक्ष, यानी कि 11 दिसंबर को टेम्पररी अध्यक्ष यानी अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए सच्चिदानंद सिन्हा को, लेकिन आपको परमानेंट अध्यक्ष होना चाहिए, उसके बाद कोई काम अच्छा तरह से आगे बढ़ सकेगा। तो होता है कि अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यही आगे चल के प्रथम और दूसरे राष्ट्रपति बनते हैं। क्या? प्रथम और दूसरे राष्ट्रपति कौन बनते हैं? भारत के प्रथम और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष को, 2 सदस्य को चुना जाता है। जो उपाध्यक्ष बनता है एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। कौन? एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी 2 उपाध्यक्ष बनाया जाता है और एक संवैधानिक प्रवक्ता यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्पीकर को चुना जाता है, बनाया जाता है। कौन बनते हैं? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनको क्या बना जाता है? संवैधानिक प्रवक्ता। उसके बाद एक संवैधानिक सलाहकार बनाए जाते हैं। संविधान को एक सलाहकार भी होना चाहिए, उसको दिशा निर्देश देने के लिए। एक संवैधानिक सलाहकार बनाए जाते हैं। कौन बनते हैं? बी.एन. राव। बेनेगल राव कौन? बेनेगल राव। अब संवैधानिक सलाहकार बन गए बी.एन. राव। देखिए बी.एन. राव को संविधान में यानी कि बहुत बड़ा योगदान रहता है। देखिए इसका कुछ फैक्ट जान लेते हैं बी.एन. राव के बारे में कि देखिए ये ICS के अधिकारी रहे थे। बी.एन. राव ICS के अधिकारी रहे थे। बर्मा का संविधान लिखने में बहुत बड़ा योगदान रहता है बी.एन. राव का। किसका संविधान? बर्मा का संविधान जब लिखा गया था उसमें बहुत ही बड़ा योगदान रहता है किनका? बी.एन. राव का। जम्मू कश्मीर के PM भी रहे थे कुछ दिन। जम्मू कश्मीर के PM रहे थे 1944 से 45 तक। कौन रहते थे? बी.एन. राव। संविधान का प्रारूप यानी कि ड्राफ्ट बनाने में, संविधान का जो ड्राफ्ट बना था, प्रारूप बना था, उसमें ये अहम भूमिका निभाई थी। यानी संविधान का जो प्रारूप बनाए थे बी.एन. राव ने बनाए थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट के प्रथम भारतीय जज। देखिए क्वेश्चन बार रहता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के भारत की ओर से प्रथम भारतीय जज कौन थे? तो बी.एन. राव थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? नीदरलैंड का अधिकरण है, वहीं पे इसका हेडक्वार्टर है। अभी पता होगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में कि अभी कुलभूषण जाधव का मामला कहाँ चल रहा है? वही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चल रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय जज कौन बने थे? बी.एन. राव बने थे। ये बी.एन. राव के बारे में कुछ फैक्ट देखें। उसके बाद देखिए दूसरी बैठक तो हो गई 11 दिसंबर को। फिर 2 दिन बाद तीसरी बैठक होती है। तीसरी बैठक कब होती है? 13 दिसंबर 1946 को। और तीसरी बैठक कब हुई? 13 दिसंबर 1946 को। तीसरी बैठक में उद्देशिका प्रस्ताव को पेश किया जाता है। क्या? उद्देशिका प्रस्ताव का क्वेश्चन आता है कि उद्देशिका प्रस्ताव को कब बैठक पेश किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को। पेश किसने किया? तो नेहरू ने। किसने पेश किया? तो नेहरू ने। तो उद्देशिका प्रस्ताव किसने पेश किया? तो नेहरू ने पेश किया। देखिए पेश किया जाता है 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन इसको पारित कर दिया जाता है कब? 22 जनवरी 1946 को। पारित किया गया यानी कि स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1946 को, लेकिन पेश किया गया 13 दिसंबर को। उद्देश्य का प्रस्ताव, यही उद्देश्य का प्रस्ताव आगे चलकर हमारा संविधान बनता है। यही मतलब कि इसको भावी संविधान इसको कह सकते हैं कि उद्देश्य का प्रस्ताव वही आगे जाके यही हमारा संविधान बनता है। यानी कि भावी संविधान कौन है? उद्देश्य का प्रस्ताव है। देखिए इसमें कहा गया कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए। यानी कि सभी को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए। उसके बाद स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता होनी चाहिए, विचार की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कहीं बोलने की कोई
आज़ादी होनी चाहिए, विचार की स्वतंत्रता होनी चाहिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए और उपासना की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये सब इस प्रस्ताव उद्देश्य का प्रस्ताव में बोला गया और बहुत सारे चीज़ें कहा गया था। तो देखिए, और उसके बाद एक कहा गया था कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र होगा, भारत एक संप्रभु राष्ट्र होगा जो विश्व में शांति को बढ़ावा देगा। क्या बोला था? भारत एक संप्रभु राष्ट्र होगा जो विश्व में शांति को बढ़ावा देगा। ये तो दूसरी बैठक। तीसरी बैठक हो गया। अब कुछ जान लेते स्वतंत्रता अधिनियम के बारे में कुछ, कि स्वतंत्रता अधिनियम के बाद क्या इसमें परिवर्तन होता। अब स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा कुछ परिवर्तन किया जाता होता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत के विभाजन के साथ साथ संविधान सभा का भी विभाजन हो जाता है। जब भारत का विभाजन हो गया तो जो जाहिर सी बात है कि संविधान सभा का विभाजन भी हो जाएगा। तो संविधान सभा को 2 कार्य सौंपे गए। देखिए, भारत के विभाजन हुआ था वो 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना जब आया था, तो उसके तहत भारत को विभाजन किया गया था। क्या 3 जून 1947 को किसके तहत? माउंटबेटन योजना के तहत इसका विभाजन किया गया था। तो हुआ था कि जब इसका विभाजन किया गया था तो जो 296, देखिए 389 टोटल सीट थी, तो 389 में सब सीट घट के कितना हो गया? देखिए सॉरी, टोटल सीट कितना था? 389। अब इसको घट के कितना हो गया? 299, क्योंकि अब कुछ पाकिस्तान को भी जाएगा। मतलब जब भारत का विभाजन हो गया तो भारत कट के क्या पाकिस्तान बन गया। अब 389 सीट में से कितना बच गया? 299 सीट बचा। और प्रांतों में जो 296 सीट था, प्रांतों में कितना? ये तो टोटल था, ये क्या था? टोटल था। और प्रांतों में जो 296 था, अब वो घट के कितना आ गया? 229। प्रांतों में कितना था? 296 था, घट के कितना आ गया? 229 आ गया। और देशी रियासतों में जो 93 था वो घट के कितना आ गया? 70 हो गया। घट के कितना आ गया था? 70 आ गया था। देखिए टोटल कितना था? 389 घट के 299। कब? 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के बाद। उससे पहले तो एक था, लेकिन 3 जून 1947 को जब अलग हुआ तो जाहिर सी बात है संविधान सभा भी अलग होगी, तो उसका सीट भी घटेगा। तो 389 में से 299 टोटल बचा। 296 था, 296 में से 229 बचा अपने भारत को। और 93 जो देशी रियासतें थे, अब वो घट के कितना आ गया? 70 आ गया। ये थे इसका सीट का बंटवारा। अब देखिए, संविधान सभा के 2 कार्य सौंपे गए थे। कौन कौन? पहला था संविधान निर्माण करना और दूसरा देश में शासन का संचालन करना। 2 कार्य सौंपा गया था, एक संविधान को निर्माण करना और दूसरा देश में कानून का संचालन करना। अब कानून का भी तो संचालन होना चाहिए, तो उसको देखरेख करने वाला, तो 2 कार्य सौंपा गया था। तो जब कानून निर्माण की बात आती, जब संविधान निर्माण की बात आती थी, तो उस समय अध्यक्षता कौन करते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 2 दिन का अध्यक्षता होता था। जब संविधान निर्माण का बात आता था तो उसको अध्यक्षता कौन करते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वही जब कानून निर्माण की बात आती थी देश में, मतलब देखिए, ये जो शासन का जो संचालन था वो संसद की तरह कार्य करती, यानी कि विधायिका की तरह कार्य करते थे। जब ये शासन का कार्य था, किस तरह कार्य करती थी? विधायिका की तरह कार्य करती थी। इसको अध्यक्ष कौन बनते थे? जीवी मालवंकर करते थे। यानी कि सांसद की जब कार्यवाही होती थी, यानी कि विधायक की जब कार्यवाही होती थी, अध्यक्ष कौन बन जाते थे? जीवी मालवंकर। वही जब इसको संविधान निर्माण की बात आता था तो अध्यक्ष कौन बन जाते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते थे। उसके बाद होता है कि संविधान तैयार करना। अब देखिए, इसका कार्य देखेंगे संविधान सभा का, तो इसका पहला तो था संविधान निर्माण करना। संविधान सभा का मुख्य कार्य कौन था? संविधान निर्माण करना। दूसरा था कि अधिनियमित कानून को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया गया। यानी कि अब हुआ कि इसको संप्रभु बना दिया गया, संविधान सभा को संप्रभु बना दिया। और अब ये जब संप्रभु मतलब क्या हुआ? कोई भी निर्णय स्वतंत्र रूप से ले सकता था। ब्रिटिश संसद जब कोई कानून बनाती है तो संविधान सभा उसको समाप्त कर सकती है। संप्रभु मतलब क्या होगा? खुद पे निर्णय लेने की स्वतंत्रता आ गई। तो अब ब्रिटिश संसद कोई भी कानून बनाएगा, भारतीय संसद उसको समाप्त कर सकता था, इसमें कोई रोक टोक नहीं होगा। उसके बाद हुआ कि 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। देखिए, अब ये सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते रहता है। कब? 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। और मई 1949 को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को स्वीकार कर मंजूरी दी गई। देखिए,
पहला तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। कब? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। और मई 1949 में ब्रिटिश के द्वारा अब भारत को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में भारत को शामिल किया गया। राष्ट्रमंडल क्या होता है, यानी कि कॉमनवेल्थ क्या होता है? कॉमनवेल्थ यानी कि राष्ट्रमंडल जो ब्रिटिश उपनिवेशक था ना, पहले जो पहले ब्रिटिश का गुलाम रह चुका है, जो उपनिवेश रह चुका है, गुलाम जो ब्रिटिश का रह चुका है, वही सब देश का समूह राष्ट्रमंडल कहलाता है। क्या? ब्रिटिश का जो उपनिवेशक था उसका समूह क्या कहलाता है? राष्ट्रमंडल कहलाता था। अब भारत को मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भी शामिल कर लिया गया था। कब? मई 1949 में। और 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया गया था। उसके बाद 22 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। सॉरी, भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में किसको चुना गया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कब? 24 जनवरी 1950 को। देखिए 24 जनवरी 1950 तीन अहम काम हुआ था 24 जनवरी 1950 को। पहला, 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा बात है कि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गान को भी अपनाया गया। उसके बाद राष्ट्रीय गीत को भी 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया। तो देखिए 24 जनवरी कौन कौन का हुआ? पहला नंबर, भारत के राष्ट्रपति कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा नंबर, राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? 24 जनवरी को ही। और राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी को। तीन चीज़ हुआ, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान को अपनाया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने प्रथम। और 22 जुलाई को क्या हुआ था? राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। ये तीन अहम काम हुआ था 24 जनवरी को। ठीक, अब देखिए जब संविधान जब बना था तो इसमें बहुत सारे लोगों ने इसमें मेहनत की। इसको बनाने में लगभग 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगे थे। कितना? कितना लगा? 2 साल 11 महीना 8 दिन लगा था। इसको बनाने में लगभग 64 लाख रुपया भी खर्च हुआ। उस समय का समझिए 64